हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सभी फैमिली मेम्बर्स। चलिए विद फुल फ्लो विद फुल पावर स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर फॉर एस ब्लॉक। ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आप एस ब्लॉक जानना चाहते हैं तो आप पुरानी #22 से लेके 26 28 वीडियो देख सकते हैं। This is the fourth lecture and we are starting with the chemical properties of alkaline earth metals. So ये सिलेबस है आपका जेई नीट का, जैसे हमने हर वीडियो में देखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, और क्योंकि साइज़ बढ़ता है सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल दूर चला जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है ना। सो स्पीशी मोर मेटेलिक हो जाती है, मोर बेसिक हो जाती है। अब जितने भी हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एमओ बनाते हैं। बेरियम रेडियम नहीं करते रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट। सो एमओ बनाते हैं, जैसे बेरियम है सो ये ऑक्साइड बनाता है BaO, फिर ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर पे ये BaO2 बना लेता है। एंड BaO2 में Ba पे +2 होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज आता है, तो O पे क्या होगा, O पे होगा 2-। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना परऑक्साइड। फिर मैंने आपको बताया था कि BeO एंड BeOH ट्वाइस, ध्यान रखना ना ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते, ये एम्फोटेरिक होते हैं, और इसी वजह से ये जो है अपने कंपाउंड्स हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और बेसिक नेचर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाले जो है उनका साइज़ बड़ा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकते हैं। और मोर मेटेलिक मतलब मोर बेसिक, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और दोनों के बीच में कौन आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑफ वाटर। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, बेरिलियम ये तो वाटर के साथ कोई ख़ास रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, बट बाकी सभी रिएक्ट करते हैं और रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है। मतलब जो नीचे वाले हैं इनको आप कोल्ड वाटर भी दोगे ना तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना रिएक्टिव नहीं है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम नहीं है, उसका साइज़ बेरियम से छोटा है। सो उसको गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर और स्टीम वाटर देना पड़ेगा फॉर रिएक्शन। ठीक है। फिर जैसे आपने कैल्शियम को वाटर में डाला सो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बेरिलियम के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। अब सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी मैं यहाँ पर समझाऊंगा, और एक वीडियो मैं कंपाउंड्स के बाद लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस टू एवरीवन, जिसमें सिर्फ मैं सॉल्युबिलिटी की ट्रिक्स बताऊँगा। अभी क्या है, पेपर में क्या है ना, अपने को कॉन्सेप्ट उतना जल्दी याद भी नहीं आता, सो हम उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा है बच्चों, बेरिलियम का साइज़ छोटा है तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और बेरियम का साइज़ बड़ा है तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप साइड में देख सकते हो, ये NCERT का सीधा सीधा क्वेश्चन है हाइड्रोक्साइड पे, तो नीचे आने पे हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अगर नहीं हुआ है सॉल्व तो दोबारा रीड करो वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्व करो। हाइड्राइड फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता होगा ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे MgH2, CaH2 का नाम बताया था मैंने आपको, कैल्शियम हाइड्राइड या हाइड्रोलिथ। ठीक है। सो ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं, बट BeH2 जो है ये डायरेक्टली कंबाइन होके नहीं बनता, मैं आगे बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है। सो ये हाइड्रोलिथ है अपना, इसको भूलने का नहीं, डायरेक्ट नीट में इसका सिर्फ नाम पूछा था 4 नंबर में। और अगर मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ तो जो हमारे 3 हैं MnFeCO, ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, आपने हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा, इसलिए इसको हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली ये जेई में आया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं विद द हलाइड्स। सो ये बनाते हैं CaF2 है ना, और MgF2। ठीक है। अब ये जो हलाइड्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर से वाटर को कर लेते हैं एब्जॉर्ब, जैसे BaCl2.2H2। ठीक है।
सो बेरिलियम का जो हलाइड है इसका साइज़ छोटा है, तो इसके जो हलाइड्स वाले कंपाउंड बनते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, और बाकी सबका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो उनके जो हलाइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, आगे चलते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इस पर 5 स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 बार सुन लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, सपोज बेरिलियम से हम बेरियम पे जा रहे हैं, तो साइज़ बढ़ता है। ठीक है, कैटायन का साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी और साइज़ जो है ये अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, तो इसकी बेरिलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, बट बेरियम बड़ा है, पानी के अंदर इसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे। सो देखिए Be और C का बॉन्ड और Ba और CO3 समझ लो, चलो CO3 के अगर हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें, तो अब आप नीचे आ जाने पे देखो इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है, मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी एक बहुत बढ़िया शानदार ओवरलैपिंग होगी, बट यहाँ इसका साइज़ बड़ा है और इसका साइज़ छुटकू है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक बनता है, इसलिए क्योंकि यहाँ बढ़िया ओवरलैप है, तो नीचे आने पे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो BaCO3 के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ एक बेस्ट या गुड ओवरलैप देखने को मिलता है। बट अगर इन कार्बोनेट्स को हम हीट कर दें तो सभी के अंदर से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, और ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है BeCO3 ये बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब ये इतना अनस्टेबल है कि अगर इसको थोड़ा बहुत हीट दिया तो ये टूट जाएगा और क्या दे देगा, BeO बना लेगा और CO2 बना लेगा। इसलिए इसको हम CO2 के ही एटमॉस्फेयर में रखते हैं ताकि ये ऐसा ही बना रहे। सल्फेट्स की भी बात करें तो कार्बोनेट और सल्फेट दोनों की सॉल्युबिलिटी नीचे आने पे इट डिक्रीजेस, आप देख सकते हो। इसका भी सेम रीज़न है, जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, और हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी कम। ये देखिए NCERT का क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो कार्बोनेट सल्फेट दोनों दोबारा पढ़ो, वैसे तो आ गया होगा। फिर MgSO4 को हम हीट करते हैं तो यहाँ से SO3 गैस देखने को मिलती है। और एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ लिथोपोन, तो लिथोपोन इज़ अ मिक्सचर ऑफ BaSO4 एंड ZnS। ठीक है, एंड मूविंग डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या रीज़न होगा, वही रीज़न होगा, बेरिलियम का साइज़ छोटा और सल्फेट का बड़ा, तो यहाँ बॉन्ड अच्छा नहीं है, बट यहाँ बेरियम और सल्फेट दोनों का साइज़ बराबर बराबर है, तो यहाँ एक बेस्ट ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से दिस इज़ थर्मली मोर स्टेबल। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए साइज़ छोटा होना चाहिए, और साइज़ छोटा किसका है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आप देख सकते हो। और मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज़ Mg+2, डायरेक्ट JEE का क्वेश्चन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जैसे आपने देख लिया C2H5MgBr। ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, सो दिस इज़ अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बनाते हैं। अब बेरिलियम का जो नेचर है अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल से काफ़ी डिफ़र करता है, क्योंकि ये छोटा है तो इसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट, बाकी सबके आयनिक होते हैं। ठीक है, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, बट बाकी सब पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं। अब आप देख सकते हो BeO बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, Na2BeOH4। अब एक बार पेपर में यही क्वेश्चन आया, बट ये ऑप्शन था ही नहीं पेपर में, तो उन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया, H2O यहाँ से निकाल दिया, H2O यहाँ से निकाल दिया, क्या बचा, Na2BeO2 बचा, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया था। सो हाउ स्मार्ट दे आर। तो हम हमें पता है इसका नाम मतलब सेम ही है। ठीक है, एसिड के साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये BeO एम्फोटेरिक हो गया और यहाँ बना लिया इसने BeCl2। ठीक है,
बेरिलियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, बट बाकी सब परऑक्साइड भी बनाते हैं। बेरिलियम छुटकू है, जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कोई कलर नहीं शो करते फ्लेम में, आपको पता है फ्लेम की उतनी एनर्जी नहीं है। और हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम मतलब BeH2 एंड BeCl2 पॉलीमराइज होते हैं। इनका एक झलक मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट इनका बढ़िया से एक मेरे पास ट्रिक है देवी प्रसाद, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आपको BeCl2 बनाना है, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BeO लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा क्लोरीन। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये BeCl2 बनाएंगे अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज अगेन एम्स का क्वेश्चन। सो BeCl2 का पॉलीमर आप देख सकते हो, बहुत सारी यूनिट आपस में अटैच्ड हैं। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे BeH2 का देख सकते हो आप स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो कब कौन सा बनता है, वेपर स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, वो भी मैं नीचे बताऊंगा आपको। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, इनका साइज हो गया छुटकू, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देंगे। एल्कली मेटल का साइज बड़ा था, तो इनका साइज हो गया छोटा, ग्रुप 2 वालों का, है ना। तो इसलिए कम रिएक्टिव हैं भी एल्कली से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने सुना होगा कि BeH2 कैसे बनाना है, डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं LiAlH4। ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, और यहाँ से ये हमें BeH2 दे देता है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो बेरिलियम मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स हैं ये कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, सो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हाइड्राइड है जो आयनिक है हमारे पास, उसको अगर हम हीट करें या उसको इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हाइड्रोजन गैस मिलती है एनोड पे। क्यों मिलती है हाइड्रोजन गैस एनोड पे, क्योंकि जैसे CaH2 है, अब ये H- बना, अब Ca2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और चला जाएगा कैथोड पे, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन, और रिडक्शन होता है कैथोड पे। और H- चला जाएगा H2 में, मतलब -1 से चला जाएगा ये 0 में। -1 से 0 मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो सब कुछ अच्छे से क्लियर है। ओके, हाइड्रोलिथ याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं BeH2 और BeH2 में से कौन सा हाइड्राइड स्ट्रांग होगा, तो जैसे LiH स्ट्रांग था पहले, है ना, NaH से, ऐसे ही BeH2 बढ़िया होगा स्ट्रांग, क्योंकि ये छुटकू छुटकू साइज है, तो गुड ओवरलैप होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। बट ये एक कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, तो वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। 2 5 साल के बच्चों में ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू एक 5 और एक 20 साल का बच्चा, बात भी नहीं करेगी। ठीक है, नाइट्राइड्स की बात करें तो सिंपल मैग्नीशियम के अंदर अगर हम N2 डालेंगे Mg3N2 बनेगा, और वाटर डाल देंगे तो ये लिथियम की तरह अमोनिया बना लेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोक्साइड। कार्बाइड्स की बात करें तो कार्बाइड्स आपने सुने होंगे, बट यहाँ सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या, कि जो BeO है उसके जो कार्बाइड बनता है वो बनता है Be2C, और बाकी सबके जो कार्बाइड बनते हैं उनका फॉर्मूला था Mc2। सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ मेटल का ट्वाइस है, यहाँ कार्बन का ट्वाइस है। जैसे CaC2 बनता है ना, CaC2 कहाँ यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आम को अगर समय से पहले आपको पकाना है देन यू कैन यूज़ इट। फिर आप देख सकते हो बेरिलियम का जो कार्बाइड है मीथेन देता है, कैल्शियम का जो कार्बाइड है वो एसिटिलीन देता है, और मैग्नीशियम का जो कार्बाइड है वो हमें देता है C3H4। आप आगे देख सकते हो, अभी मैंने लिखा है यहाँ पर C3H4 देता है। फिर एक्सट्रैक्शन हम कहाँ से करते हैं, इनके मोल्टन सॉल्ट से करते हैं। सो बेरिलियम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कहाँ उसको यूज़ करते हैं, एक्सरे ट्यूब्स में। और जो चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, कैसे की थी, एक उन्होंने थिन शीट ली थी बेरिलियम की Be49 की, और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था, कुछ ब्लैक बना था विच वॉज कार्बन, एंड एक न्यूट्रल पार्टिकल बना था। आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस्ड है, 4 + 2 6, 6 + 0 6। सो ये न्यूट्रल पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, इसलिए बेरिलियम को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन भी यूज़ किया जाता है।
मैग्नीशियम के अंदर बात करें तो मैग्नीशियम के अंदर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इसकी ओर्स याद करनी है आपको, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट एंड कैसेराइट। सो इसमें डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा चुका है जेई में। कार्नेलाइट आ गया है आपका नीट में। तो दोनों के दोनों डबल सॉल्ट हैं क्योंकि दोनों के अंदर 2-2 आप देख सकते हो, दिस इज Mg, 2-2 कैटायंस मिलेंगे। सो डोलोमाइट इज CaCO3 MgCO3, दिस इज योर डोलोमाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि एनहाइड्रस MgCl2 हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस अगर आपको MgCl2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पास अ करंट ऑफ ड्राई HCl गैस ओवर इट। एनहाइड्रस MgCl2 आप डायरेक्ट हीटिंग से नहीं मिल सकता आपको। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जब हम डायरेक्ट हीटिंग करते हैं तो MgO मिल जाता है। तो अगर आपको एनहाइड्रस MgCl2 चाहिए तो आप क्या करो, उस पर ड्राई HCl गैस पास कर दो। याद रखना ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। फिर कैथोड पे रिडक्शन हो गया बच्चों, एनोड पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कैल्शियम का देखें, कैल्शियम में आपको जिप्सम याद रखना है, POP याद रखना है, फ्लोरस्पार, लाइमस्टोन, मार्बल भी बोलते हैं उसको, डोलोमाइट। अगेन कैथोड पे रिडक्शन हो गया, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। सिंपल। नेक्स्ट, एनोमलस बिहेवियर। बेरिलियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप इसको आराम से स्टॉप करके रीड कर लो, कोई पॉइंट छूटे ना। ठीक है, फिर BaOH ट्वाइस को बराइटा बोलते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी देवी प्रसाद ट्रिक। सो BeH2 के लिए आप देवी प्रसाद याद रखना। क्या है इसका मतलब डाइमेरिक होता है ये इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में ये डाइमेरिक बन जाता है, कुछ ऐसा देख सकते हो आप। डाइमेरिक मतलब 2 यूनिट्स। सो एक BH2 ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और पॉलीमेरिक होता है ये सॉलिड स्टेट में। तो पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारी BeH2 की यूनिट्स आपस में अटैच्ड हैं, चलता जाएगा ये ऐसे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ देख सकते हो आप 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये sp2 हो गया, 4 बॉन्ड बने हुए तो sp3 हो गया बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अब BeCl2 के लिए ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है। BeH2 के लिए था देवी प्रसाद, DVPS। ठीक है, देवी प्रसाद आपको याद होगा फिर हेरा फेरी मूवी में। ठीक है, BeCl2 के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जो आपका देवी प्रसाद है ना उसमें M और लगा देना है, DMVPS। तो इससे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि जो BeCl2 है ना ये 1200 डिग्री या 1200 केल्विन के नीचे ये डाइमर बनाता है 2 यूनिट्स, और 1200 केल्विन के ऊपर ये मोनोमर रहता है, सिंगल रहता है। तो 1200 के नीचे डाइमर, ऊपर मोनोमर। तो ये तो हो गया हमारा इतना। और पॉलीमेरिक इन सॉलिड स्टेट वो तो तुमको पता ही है। तो ये अपना पॉलीमर चलता जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो इसको पोज करके अच्छे से लिख लेना। फिर ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यू कैन रीड ऑल द पॉइंट्स, ऑल ऑफ देम आर हाईली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, JEE 25 जुलाई सेकेंड अटेम्प्ट में सीधा पूछा गया है कि कौन सेल के अंदर होता है, कौन बाहर होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन, नहीं यकीन आए तो जाके वीडियो देख लेना, सब सॉल्यूशन तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर्स ऐड किए हैं, इनको आप रोक के वीडियो को अपना रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं अभी आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, सारे ऑर्डर मैंने अभी समझा दिया आपको। बट मैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, स्पेशली सॉल्युबिलिटी और जो बाकी ट्रिक्स मैंने बताई हैं पूरे चैप्टर में, आई विल ट्राई कि सॉल्युबिलिटी पे तो मैं एक वीडियो बढ़िया से बनाऊँ और बढ़िया सा, जिसमें मैं समझाऊंगा नहीं, जिसमें सिर्फ मैं फंडा दूंगा कि पेपर में कैसे टिक करें। समझा तो मैंने यहाँ पर सब बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों ने आज मुझे मैसेजेस सेंड किए थे तो मैंने उनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय कंप्लीट फैमिली, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड गॉड ब्लेस यू, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो।